बहुत खराब है। अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, अभी यूथ की जो संख्या है काफी है उस इलाके में, चाकरी नहीं है, नौकरियां नहीं है। ऊपर से आप देखिए प्रदूषण के हालात, प्रदूषण ये अभी आप पोल्यूशन इंडेक्स पढ़ेंगे, वातावरण का जो इंडेक्स है हाईएस्ट आता है कलकत्ता में। नीतियां का पालन करना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ पे कट मनी ये सब जो चल रहा है यहाँ पे सुनने में आया है, बहुत ये करप्शन चल रहा है। तो ये सब हटाना होगा और यूथ के साथ काम करना होगा ताकि इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि बाहर क्यों जाएंगे बच्चे, यहीं पे उन लोगों को अच्छी जॉब्स मिल जाएं, वही अच्छी बात है। और हेल्थ केयर को भी रैंप अप करना पड़ेगा। हेल्थ इज अ वेरी बिग इशू। एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। हेल्थ के एमपी फंड्स जो मिलते हैं वो प्रायोरिटी बेस्ड, आप देख लीजिए जिस इलाके में कच्ची सड़कें हैं, जहाँ पे रोड्स अच्छे नहीं है, ड्रेनेज, सीवेज, तो अभी जो है जरूर एक जिम्मेदारी दी, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी। पहले तो बालीगंज जी, तो सबसे पहले नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम सारे दर्शकों को कि आप लोगों ने यहाँ आके मेरा इंटरव्यू लिया। तो बात यह है कि 2022 में जब मैं बाय इलेक्शन के लिए लड़ी थी बालीगंज हल्के से, उस वक्त परिस्थितियां अलग थी। वहाँ पे जो एमएलए हैं सुब्रतो मुखर्जी, उनका देहांत हो गया था, उनका इंतकाल हो गया था। तब ये बायपोल हुआ था बालीगंज में। तो ये मेरा फर्स्ट इलेक्टोरल फोरे था, जबकि मैं एक्टिव हूँ पॉलिटिकली। एनआरसीसी के दौरान भी मैंने बहुत एक अहम भूमिका निभाई, और बाकी जो मूवमेंट्स होते हैं, किसान आंदोलन वगैरह, वहाँ पे भी आवाज़ उठाई। हर नेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं नेशनल मीडिया में पिछले 10, 11, 12 साल से आ रही हूँ। तो अभी जो है जरूर एक जिम्मेदारी दी, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी। पहले तो बालीगंज एक कंस्टिट्यूंसी था, ये 7 कंस्टिट्यूंसीज हैं, और कोलकाता साउथ है यहाँ पे कलकत्ते का दिल। बहुत प्रेस्टिजियस सीट मानी गई, लेकिन बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत, मतलब धूप में आदमी पक सकता है अगर वो है नहीं, थोड़ा होता नहीं, अपना हौसला एक वो करना होता है, दिल मजबूत करना होता है। तो दिल मजबूत करके ये लड़ाई लड़ी जा रही है। अभी परिस्थितियां ये हैं कि आपको पता है भाजपा पूरे वक्त सांप्रदायिकता का शासन करती है। नीति तो है नहीं, बस एक ये डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी जो चल रहा है कि कुछ ना कुछ थोपते रहे। जो तानाशाही नीतियां हैं, कभी एनआरसी थोप रहे हैं, कभी 370 थोप रहे हैं, कभी कोई ना कोई काला कानून, कभी किसान भाई बहनों को परेशान कर रहे हैं, माइनॉरिटीज को परेशान कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। आप देखिए जो नीतियां हैं, वो ये नहीं चाह रहे कि एकता हो, वो ये चाह रहे हैं कि पोलराइज होके लोग रहें ताकि उनका इलेक्शन में फायदा हो। तो वो दूसरा आदमी कौन है? माइनॉरिटी। वो दूसरा आदमी कौन हुआ? प्रगतव इंसान, बुद्धिजीवी इंसान। वो दूसरा कौन हुआ? जेएनयू के छात्र। दूसरा कौन हुआ? किसान। दूसरा कौन हुआ? हमारे ईसाई भाई बहन। दूसरा कौन हुआ? हमारे मुसलमान भाई बहन, हमारे सिख भाई बहन। तो दूसरा अदरिंग की जो पॉलिसी चल रही है, और एक इम्पोजिशन करने का एक प्रयत्न चल रहा है कि 1 रिलीजन, 1 लैंग्वेज, 1 इलेक्शन, 1 तो ये जो है फैसिज्म जो होती है ना, तानाशाही सरकारें करती हैं। हम लोग एक लोकतंत्र हैं, प्रजातंत्र हैं। तो लोकतंत्र हम लोगों के भरोसे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोगों की दुआ से, आशीर्वाद से, उनकी सपोर्ट से कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक चीफ मिनिस्टर साहब, 2 बल्कि, वो अरेस्ट हो गए इलेक्शन के तौर पे। तो ये बाकायदा एक सिग्नल जा रहा है कि हम अगर चीफ मिनिस्टर साहब को अंदर कर सकते हैं, तो आप क्या चीज हैं? आप तो आम आदमी। कभी आप शाहरुख खान के बेटे को एकदम फर्जी केस में अंदर डाल रहे हैं। तो ये मैसेज जा रहा है माइनॉरिटीज को, प्रगतिशील लोगों को, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को कि चुप रहो, हम लोग फैसिस्ट वो करेंगे। तो क्या लगता है इन सब चीजों से अभी जो यहाँ जो आवाम है, जो जनता है, वो किस हद तक समझ पा रही है? जैसे आपने कैंपेनिंग किया, लोगों से, बहुत सारे लोगों से मिला, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा उनका? देखिए, पिछले इलेक्शन मैंने बीजेपी को बहुत बहुमत से पराजित किया था, कांग्रेस को भी पराजित किया था,
और आपने जैसे वोट शेयर देखा था, मैंने एक साल में 5% से लेके मैंने 30% से ज्यादा एक साल में किया। तो ये एक बहुत बड़ी संदेशा गया है कि बीजेपी को पराजित किया जा सकता है। और मेरे 2-3 वार्ड में सुनने में आया है, वो एलिज्ड है कि बहुत वहां पे रिगिंग हुई, वरना 2 वार्ड से मैं जीती हूँ 64-65। लेकिन अगर ये वार्ड्स जो यहाँ पर जैसे हमारे कॉमरेड लोग को अटैक किया गया, डराया गया, धमकाया गया, सुनने में आया रिगिंग हुई, नहीं होते तो ये सीट भी निकल जाती। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो सरकार सत्ता में होती है उनका तो फुल पावर होता है कि वो इलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हालात दिखेंगे बद से बदतर हुए चले जा रहे हैं। अब एक तरफ है तानाशाही भाजपा की जो एकदम सांप्रदायिकता का शासन करती है, दूसरी तरफ है तृणमूल कांग्रेस जिनके जेल भरो अभी हो रहा है। देख लीजिए, कोई ना कोई घोटाले में पकड़े जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री जेल में है। ऐसा तो लोग मतलब कह रहे हैं कि जैसे कि पश्चिम बंगाल में ये माना जा रहा है कि तृणमूल जो है वो बीजेपी की बी टीम है। बिल्कुल, बी टीम क्या है, ए टीम है। वो एकदम ए टीम, मतलब वही है जो उनकी वजह से बलबोते इतनी सीटें आ गई। बी टीम क्या, मैं तो ए टीम बोलूंगी, वो भाजपा की ए टीम है। वरना देखिए इतने लोग जेल में हैं और यहाँ पे बीजेपी टीएमसी जो है, क्या लग रहा है ऐसा कि वो सेटिंग कुछ चल रही है इन लोगों की। वरना अभी तक देखिए ये कोल का घोटाला, कोल स्कैम देखिए, राशन स्कैम देखिए, शिक्षा स्कैम, इल्म इतनी बड़ी चीज होती है। पश्चिम बंगाल में हम लोग ये रेनेसांस मूवमेंट देखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी को देखे हैं। यहाँ पे सती अबॉलिश की गई। रेनेसांस मतलब प्रगतिशील एक बुद्धिजीवी का एक रास्ता दिखाया बंगाल ने पूरे भारत को। वहीं पे आप इल्म या शिक्षा को लेके आप घोटाला कर रहे हैं, आप राशन स्कैम कर रहे हैं, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम कर रहे हैं, रोज बर रोज, कभी नारदा, कभी शारदा, कभी कुछ ना कुछ स्कैम है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा गार्डन रीच में पूरी बकायदा बिल्डिंग गिर गई और सुनने में आया 11-12 लोगों का इंतकाल हो गया। मैं गई भी थी अस्पताल, मैं वहां पे गार्डन रीच पहुंची। अब पुलिस क्या कर रहे हैं, वो एकदम तृणमूल कांग्रेस के वो बन गए हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट वी विल डू अ फेयर एंड फ्री इंक्वायरी, वो लोग तो उन्हीं का साथ दे रहे हैं। लेकिन मैम मेयर का बयान आया था, जो मेयर ने कहा काउंसलर को इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब काउंसलर को नहीं जानकारी है तो क्या ऑपोजिशन को जानकारी होगी? बहुत ताज्जुब की बात है। मतलब आप बोल रहे हैं काउंसलर साहब, कौन काउंसलर, क्या हमें जानकारी नहीं हुई? बिल्डिंग ऐसी 5 तल्ला ऐसी खड़ी हो गई दिन दहाड़े और उन्हीं को नहीं पता कि कहां से ये बिल्डिंग खड़ी हो गई। तो किसको पता है? ऑपोजिशन। आप सीपीएम पे थोपेंगे क्या? कांग्रेस पे थोपेंगे? आप सत्ता में हैं, आप जिम्मा होता है कि अगर 11-12 लोग जो हैं उनका बकायदा कत्लेआम ही मैं कहूंगी, जो इतना केयरलेसनेस की वजह से कत्लेआम हुआ है, जो आपकी निगरानी में जो नेग्लिजेंस की वजह से these poor people have died, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप तहकीकात करें एंड फाइंड आउट व्हाट हैज हैपेंड। लेकिन ममता बनर्जी जाके वहाँ मृत्यु वालों को 5 लाख रुपए देने के वादा कर रही है। 5 लाख देकर एक अच्छे खासे हट्टे कट्टे, बताइए, वापस आ सकते हैं? किसी की माँ गुजरी है, किसी की बच्ची गुजरी है, किसी का बेटा गुजरा है, किसी का बाप गुजरा है, किसी का भाई गुजरा है, किसी की बहन गुजरी है। 5 लाख देके आप चैन की नींद सो सकेंगे कि यहाँ पे बकायदा, और वो भी गरीब एकदम लोग, वेरी पुअर पीपल हैव डाइड who used to live in the बस्ती एरिया, shanties, उन लोगों का इंतकाल हुआ। ये बहुत अफसोस की बात है। उस दरमियान में लोग अगर मीडिया पर्सन जा रहे थे तो मीडिया कर्मी को भी मारा गया। मीडिया कर्मी को मारा गया। मैं भी पहुंची थी वहां पे अपने सारे कॉमरेड्स को लेके, कॉमरेड मोहम्मद सलीम भी थे, हम लोगों के साथ भी रोक टोक हुई कि नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्या डर है आपको कि आप नहीं दिखाना चाह रहे? मीडिया तो हर जगह पहुंचती, मीडिया का काम है रिपोर्टाज, रिपोर्ट करिए आप इंसिडेंट। वो गोदी मीडिया बन के बैठने का नहीं है कि जो इंसिडेंट जैसे ट्रांसपायर हुए आप वैसे ही बकायदा रिपोर्ट करिए। लेकिन वहां पे तो मीडिया को नहीं जाने दे रहे आप। ऑपोजिशन मतलब विरोधी दल, पुलिस साहब जो है वहां फोन कर रहे हैं किसी को, ऑपोजिशन एशेचे
ऑपोजिशन एसएचए की मतलब क्या ऑपोजिशन एसएचए? तो वहीं पे कॉमरेड सलीम तो एकदम भड़क गए कि ऑपोजिशन क्या मतलब है, हम लोग नागरिक हैं, हम लोग का हक बनता है। ये तो साउथ कैलकाटा की कैंडिडेट हैं, उनका नहीं है कर्तव्य जिम्मा के आके देखें कि क्या हुआ है। बहुत खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, अभी यूथ की जो संख्या है काफी है उस इलाके में, लेकिन अभी भी देखिए पिछले 12-13 सालों में बद से बदतर हालात है। क्योंकि मैं एकदम वहीं पे स्लम एरिया में डोर टू डोर कर रही हूँ, वहां पे बेसिक वाटर एम्यूनिटीज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत वार्ड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, जॉब्स नहीं है, चाकरी नहीं है, नौकरियां नहीं है। ऊपर से आप देखिए प्रदूषण के हालात, प्रदूषण ये अभी आप पोल्यूशन इंडेक्स पढ़ेंगे, वातावरण का जो इंडेक्स है हाईएस्ट आता है कलकत्ता में, और ये एकदम हार्ट ऑफ कैलकाटा है जहाँ पे ट्रैफिक बहुत रहता है, ट्रैफिक की संख्या, तो वो देखिए कोई ट्रैफिक का कंट्रोल नहीं है। और ये प्रदूषण की वजह से कितनी डिजीजेस हो रही हैं, एस्मा है, ब्रीदिंग इश्यूज हैं, बहुत सारे हैं, प्लस सैनिटेशन होता है, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन होता है, करप्शन के चार्जेस हैं। ये एकदम साफ सुथरी नीतियां का पालन करना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ पे कट मनी ये सब जो चल रहा है यहाँ पे सुनने में आया है, बहुत ये करप्शन चल रहा है, तो ये सब हटाना होगा और यूथ के साथ काम करना होगा ताकि इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। क्योंकि बाहर क्यों जाएंगे बच्चे, यहीं पे उन लोगों को अच्छी जॉब्स मिल जाएं, वही अच्छी बात है। और हेल्थ केयर को भी रैंप अप करना पड़ेगा। हेल्थ इज अ वेरी बिग इशू। एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। हेल्थ के एमपी फंड्स जो मिलते हैं वो प्रायोरिटी बेस्ड, आप देख लीजिए जिस इलाके में कच्ची सड़कें हैं, जहाँ पे रोड्स अच्छे नहीं है, ड्रेनेज, सीवेज, जो बेसिक साधन होते हैं, बेसिक कम्युनिटीज, उन पे ध्यान रखना होगा ताकि डेवलपमेंट हो जाए उस क्षेत्र में। मतलब आपका कहना ये है कि आपके अगर आने के बाद लोग आपको अगर चुनते हैं तो वो चीजें जो बेसिक है, जरूरी है, जो अब तक वो आपके संसदीय क्षेत्र में मतलब नहीं हो पाई है, अगर आपको लोग लाते हैं तो उन चीजों पे पहले काम शुरू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैम आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी एमएलए इलेक्शन में कह रहे थे अब की बार 200 पार, और ये इलेक्शन में कह रहे हैं अब की बार 400 पार। देखिए नारेबाजी है, नारे लगाने दीजिए, जनता ही फैसला करेगी 400 पार या 900 पार, मतलब जनता ही फैसला लेती है। वो तो नारे ही होते हैं जी।